Hey guys, welcome to PM पाठशाला. Let's discuss about the PT 365 का इकोनॉमी का आगे का पोर्शन, दैट इज़ इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें सबसे पहले गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है. वो रिपोर्ट कौन सी है? वो आपकी रिपोर्ट है, आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट है. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी जो रैंक थी वो थी 40th मोस्ट इनोवेटिव कंट्री इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ठीक है, 2021 में यही रैंक हमारी 46 थी. इस बार हमने 40th हमने इसमें गेन की है. अच्छा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से पता क्या क्या चलता है, क्या क्या हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो चेक करते हैं. इसमें ना देखो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को दिखाया जाता है. यानी कि कहने का मतलब ये है, इंस्टीट्यूशंस को चेक करा जाता है, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन. इन सब बेसिस पे आपका क्या निकलता है? इनोवेशन इंडेक्स निकलता है. आगे है इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स है, जैसे कि नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट निकालना या फिर क्रिएटिव आउटपुट निकालना, इंटेंजिबल एंड क्रिएटिव गुड्स एंड ऑनलाइन क्रिएटिविटी. ये सारे के सारे इंडेक्स इसमें काम करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, जो कि कब से लॉन्च होना शुरू हुआ है. 2007 में ये लॉन्च हुआ था और ये ना ट्रैक करता है ग्लोबल स्टेट ऑफ इनोवेशन एंड रैंक करता है इनोवेटिव परफॉर्मेंस को. याद रखना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को निकालता कौन है, पब्लिश कौन करता है? वीपो इन पार्टनरशिप विद पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, वेरियस कॉर्पोरेट पार्टनर्स, है ना. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ज्वाइंड इट इन 2011 में किया था. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो 2022 की थीम है, उसमें ध्यान रखना थीम क्या थी? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ. 2022 के रिजल्ट 132 कंट्रीज में 2 इंडाइसेस पे निकाले गए हैं. एक इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स, एक इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स. टॉप 5 कंट्रीज हैं GI 2020 की. इसमें स्विट्जरलैंड है, USA है, स्वीडन UK है, नीदरलैंड है. ये सारी इस तरह से आई हैं, स्वीडन UK नीदरलैंड. तो सबसे टॉप किसने किया है? सबसे इनोवेटिव कंट्री कौन सी हुई? स्विट्जरलैंड. हमारा क्या प्लेस था? 40th. तो इंडिया जंपिंग 41 प्लेसेस सिंस 2015, है ना. तो हमारा टॉप में रहा सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजन्स में. तो इंडिया कॉन्टिन्यूज टू होल्ड फर्स्ट रैंक इन द ICT सर्विसेज, है ना, एक्सपर्ट इंडिकेटर्स में. और दूसरे भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये निकाला जाता है. आगे अभी हम देखते हैं. इसमें ना वीपो के बारे में जान लो. इस ऑर्गेनाइजेशन जो कि GI निकालती है ना, उसको देख लेते हैं हम. देखो, इसमें लिखा हुआ है वीपो के बारे में कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है. जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के. इसका मेन काम है 1967 से इसने स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, और इनकरेज करना क्रिएटिव एक्टिविटी को, प्रोटेक्शन करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, और प्रमोट भी करना. इंडिया भी इसका मेंबर है और 193 मेंबर स्टेट्स इसके पार्ट करते हैं. इसमें ना मल्टीपल ये कई जगहों पे निकालती है ट्रीटीज. तो हमें ध्यान में जो रखने वाला था वो मैंने आपको बता ही दिया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाला पोर्शन. नीति आयोग ने दूसरे कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी निकाले हैं. हमारा एक इंडिया कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी निकालता है. कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो रैंक करता है स्टेट्स को और हाईलाइट करता है. इसमें तो कर्नाटका मेजर स्टेट है, मणिपुर है नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स में. तो इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें क्या क्या इनेबलर्स हैं? ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर, है ना, परफॉर्मेंस हमारे. तो ये परफॉर्मेंस हमारी नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन में अच्छी थी, तो हमने वहाँ पर भी देखा. नेक्स्ट हमारा आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR रिजाइम इन इंडिया में कैसे काम करता है. देखो, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ना प्राइम मिनिस्टर की, उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है इंडिया का IPR रिजाइम. यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है? देखो, इन एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू द पर्सन ओवर द यूज ऑफ हिज और हर IP फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ऐसी प्रोटेक्शन जो कॉपीराइट फॉर्म में हो, जोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर्म में हो, पेटेंट फॉर्म में हो, वो सब इसमें दी जाती हैं. एक फॉर्म होता है ट्रिप्स. ट्रिप्स का मतलब क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है IPR का. इसमें पेरिस कन्वेंशन भी लगता है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. बार्ने कन्वेंशन लगता है, प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, कॉपीराइट पे लगता है. ठीक है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, किसने क्या निकाला है इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. देखो, इंडिया का जो IPR गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, ध्यान से सुनना, उसमें इंडिया की रैंक है 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज में से. ठीक है, तो हमारा जो इंटरनेशनल IP इंडेक्स है उसमें आता है. ट्रिप्स में ध्यान रखो, ट्रिप्स क्या है? इसमें नेगोशिएट करा गया था उरुग्वे राउंड के थ्रू, फिर इंट्रोड्यूस हुआ इसमें IP के कुछ रूल, फिर मल्टीपल कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स अलाउ किए गए, कंपल्सरी लाइसेंसिंग की गई और एग्री किया गया कि 160 मेंबर कंट्रीज WTO के इसमें काम करेंगे. तो फ्रेमवर्क क्या है फॉर गवर्नेंस ऑफ IPR रिजाइम इन इंडिया? तो टाइप ऑफ IPR दे रखा है, पेटेंट फॉर्म में का डिजाइन है. ये सारे के सारे गाइस, इन पर ना आपको IPR मिल जाता है. कहाँ कहाँ पे? पेटेंट पे, डिजाइन पर, ट्रेडमार्क पे, कॉपीराइट पे और बायोडाइवर्सिटी पे. ठीक है,
बायोग्राफिकल इंडिकेशंस भी आप जानते ही हो, ट्रांजिस्टर पेरेंट वेराइटी, प्लांट वेराइटी, इस पे सब पर आपको जीआई टैग मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, जिसको हम निपम बोलते हैं। ध्यान रखना, निपम एक ना फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम माना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रोग्राम है। आईपी अवेयरनेस क्रिएट करना, बेसिक ट्रेनिंग देना, है ना, और 1 मिलियन स्टूडेंट्स को ये कर रहा है। अच्छा, NIPM इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। निपम का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? अवेयरनेस देना, प्रोटेक्ट करना आईपी को, उसके राइट्स को, 1 मिलियन स्टूडेंट्स को, क्रिएटिविटी बच्चों में डालना, है ना, हायर एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं ना, क्लासेस 8 to 12, इनोवेशन क्रिएटिविटी डालना, इग्नाइट करना, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना कि वो कुछ अच्छा करके दिखाएं, कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करना, और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है वो कैसे पूरा होगा? बाय रेजिंग आईपी अवेयरनेस। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम इसीलिए चलाए जा रहे हैं। तो आपको 1 to 1 याद होना चाहिए। गलती से निपम में कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिख दिया तो काटा लग जाएगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। बाद आता है स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्किलिंग लैंडस्केप इंडिया में क्या है, स्टेटस क्या है हमारा? तो स्टेटस ऑफ स्किल लेबर वर्कफोर्स का क्या है कि इंडिया की जो स्किल रिपोर्ट है 2023 की, उसमें बताया जा रहा है कि इंडिया एम्प्लॉय करता है वर्कफोर्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 46.2% टू 50.3%। 52.8% जो वुमेन वर्कफोर्स है इज एम्प्लॉयबल हायर देन द 47.2% ऑफ एम्प्लॉयबल मेन। स्टेटस विद हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी पे मिलता है। फर्स्ट हमारा इसमें यूपी आया हुआ है, सेकंड हमारा महाराष्ट्र है, थर्ड दिल्ली है। इंस्टीट्यूशंस की बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसमें काम कर रही है। और वो क्या क्या कर रही है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बनाना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेक्टर स्किल काउंसिल बनाना, ये सारे करना। पॉलिसी में क्या है? नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 2015 पे काम करना। कुछ ना स्कीम और इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड प्रधानमंत्री युवा योजना। मतलब इसमें रिकॉग्नाइज करना कि भाई प्रायर लर्निंग के लिए काम करना, स्किल डेवलपमेंट नेशनल सेंटर को क्रिएट करना, फंडिंग करना रीस्किलिंग रिवोल्यूशन इनिशिएटिव में, डिजिटल स्किलिंग करना, भारत स्किल फोरम पे काम करना। ये सारे के सारे गाइस किससे रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं? तो आपको एक दो तो बिल्कुल याद होने चाहिए। जब व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन एसे इवन, तो आपको पता होना चाहिए ना। आपको क्यों पता होना चाहिए? देखो यार, कहीं से भी पता होगा तो लगना तो चाहिए ना IAS एस्पिरेंट्स हैं, तो इसलिए तो ये सारे के सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपके हैं। उसके बाद देखो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स भी है, जिसको हम निपुण कहते हैं। अब निपुण क्यों न्यूज़ में आया, किसका काम है, कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? तो लेट्स डिस्कस द सेम। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये लॉन्च किया नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ताकि हम 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन कर पाएं। तो प्रोजेक्ट निपुण जो है ना, वो इनिशिएटिव है अंडर MOHUS और फ्लैगशिप प्रोग्राम में, और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है ये। इसने 3 तरह के डिपार्टमेंट को और पार्ट्स को इम्प्लीमेंट करने को कहा है। एक तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ट्रेनिंग होनी चाहिए थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ठीक है, फ्रेश स्किलिंग होनी चाहिए बाय प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स कराना। तो कोर्सेज को ना अलाइन किया गया है किसके साथ? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ। NSQF जो है वो एक नेशनली इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है, जो पर्सन को इनेबल करेगा कि वो डिजायर्ड कॉम्पिटेंसी लेवल को एक्वायर कर लें। उसके बाद NSDC क्या है? NSDC का भी ध्यान रखो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये इंप्लीमेंटिंग पार्टनर है जो कि एग्जीक्यूशन करवाएगी इस चीज का, ट्रेनिंग मॉनिटरिंग कराना, कैंडिडेट को ट्रैक करना। NSDC बल्कि क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में आपको स्किलिंग देगी 150 मिलियन ट्रेन्स को। कौशल बीमा भी हम करवा रहे हैं, ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। ट्रेनीज विल बी प्रोवाइडेड विद कौशल बीमा, यानी कि उनको 3 ईयर का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, 2 लाख का कवरेज मिलेगा नेसेसरी डिजिटल स्किल्स के साथ। तो गाइस देखो कितना गवर्नमेंट कर रही है, ट्रेन करने की कोशिश इस तरह से की जा रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट निपुण में क्या है, किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। किसके लाइन करा गया है? डे NULM के 3 आपके इसमें वो बताए रखे हैं, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दी एंटरप्रेन्योरशिप यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, ठीक है। बहुत सुना होगा इसके बारे में, आपने नहीं सुना तो आज सुन लो, ये होता क्या है, व्हाई इज इट इन न्यूज, व्हाट इज यूनिकॉर्न्स, है ना। तो DPIIT क्राइटेरिया फॉर अ स्टार्टअप क्या होता है समझ लो पहले, ये क्या है DPIIT, सारा बात देखते हैं। देखो कोई ना कंपनी की एज है, जैसे मान लो किसी भी कंपनी का जब पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन ऑपरेशन
शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी किसी कंपनी की एज अगर 10 साल से अभी नीचे नीचे की है और वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है एज अ प्राइवेट लिमिटेड या रजिस्टर्ड या पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है, और जो उसका एनुअल टर्नओवर है शुड हैव एन एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़, तो वो है। और जो इसकी एंटिटी है शुड नॉट हैव बीन फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप द रिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस, या अगर इनोवेटिव स्केलेबल की बात करें तो शुड वर्क टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस, या एम्प्लॉयमेंट उससे क्रिएट हो रही हो। तो इंडिया क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 100 यूनिकॉर्न्स। ध्यान से सुनो, इंडिया ने एक नया काम किया है, इंडिया ने 100 यूनिकॉर्न्स को क्रॉस करा है, जिसका टोटल वैल्यूएशन क्या है, 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अब यूनिकॉर्न एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया क्या है? यूनिकॉर्न बेसिकली उन कंपनी के लिए डिस्क्राइब करा जाता है जिन्होंने अपना वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा कर लिया है। तो ग्लोबली इंडिया 3rd नंबर पर है आफ्टर योर यूएस एंड द चाइना। ठीक है, उसके बाद स्टार्टअप वो कंपनीज या वेंचर होती हैं जो किस पे फोकस करती हैं, सिंगल प्रोडक्ट या सर्विस पे, एंड दैट फाउंडर्स टू ब्रिंग द मार्केट। ऐसी कंपनीज डोंट हैव फुली डेवलप्ड बिजनेस मॉडल नहीं होता है उनका, लैक एडिक्वेट कैपिटल होता है ऐसा। ठीक है, डीपीआईबी जो टी है वो क्राइटेरिया पूरा इसका सेटअप कर देता है। मेजर इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप्स क्या है? स्टार्टअप इनिशिएटिव चलाए गए हैं भाई, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, मीटी के साथ आपका समृद्ध चल रहा है, समृद्ध प्रोग्राम चल रहा है, तो उसका फुल फॉर्म याद रखना, स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्शन इनोवेशन डेवलपमेंट एंड दिस ना, नए नए प्रोग्राम बेसिकली चल रहे हैं। फॉर व्हाट? इन ऑर्डर टू एनहांस दी स्टार्टअप्स। ठीक है जी, चलो जी, लेट्स मूव टू दी अनदर न्यूज, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम पोर्टल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो यूनियन कैबिनेट ने फर्दर क्या करा है, एक्सपेंड करने की कोशिश करी है कि भाई जितने भी ऐसे बायर्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उनको अलाउ किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा सपना है कि हम और अच्छा अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते जाएं। तो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है या जेम जो है 2016 में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको लेकर आता है ताकि एक ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म खोले गवर्नमेंट बायर्स के लिए। तो ये डेवलप क्यों किया जा रहा है? बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स, टेक्निकल सपोर्ट के साथ। तो ये ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। प्राइवेट बायर्स कैन नॉट बाय ऑन द प्लेटफॉर्म, बल्कि वो सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को गवर्नमेंट बॉडीज को। जनरल फाइनेंशियल रूल्स भी कुछ हैं, है ना, और कुछ आपका परचेज जो होता है वो जेम बाय गवर्नमेंट यूजर्स करा जा रहा है, ऑथराइज होता है, मैंडेटरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है इसका काम आगे। कुछ की टर्म्स हैं वो आप समझ लो, सारी नहीं करनी है, कुछ कुछ करनी है। देखो गिग वर्कर्स बहुत न्यूज में रहा है तो पता होना चाहिए भाई। गिग वर्कर बेसिकली गाइस वो पर्सन होता है जो पार्टिसिपेट करता है किसी वर्क अरेंजमेंट में। जैसे आपने सुना होगा ना, ऊबर में जितने भी काम कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो होते हैं आपके, है ना, कि किसी उससे करते हैं, अर्बन कंपनी के जो वर्कर्स होते हैं आपके ना, इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं गिग वर्कर्स, अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट इन द वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसे को गिग वर्कर कहते हैं। तो नीति आयोग ने ना इंडिया का बूमिंग गिगिंग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट को दिखाया है, सजेस्टेड कराया कि भाई यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज्यादा, तो यहाँ ना एक टर्म होती है रेज, RAISE। रेस का मतलब क्या है? रेस का मतलब रिकॉग्नाइज द वेरिएड नेचर ऑफ प्लेटफॉर्म वर्क। उसके बाद ए का मतलब अलाउ ऑगमेंटेशन, सोशल सिक्योरिटी इनको मिलनी चाहिए। सोचो, जो स्विगी में वर्कर काम कर रहा है, जो आपका जोमेटो में वर्कर काम करता है, जो आपके लिए खाना लेकर आता है, सारे गिग वर्कर्स हैं गाइस ये। उसके बाद इनकॉर्पोरेट करना वाइल डिजाइनिंग स्कीम और स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, या सपोर्ट करना वर्कर्स टू सब्सक्राइब द गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, इंश्योर करना बेनिफिट टू रीडली एक्सेसिबल टू वर्कर्स। तो ध्यान रखो गिग वर्कर से रिलेटेड ही टर्म है रेज। रेज में क्या है? रिकॉग्नाइज द वेरिएड नेचर, ए मीन्स ऑगमेंटेशन, आई मीन्स और इनकॉर्पोरेट देम इनटू द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्कीम्स, एंड एस मीन्स सपोर्ट द वर्कर टू सब्सक्राइब द गवर्नमेंट स्कीम, ई मीन्स इंश्योर बेनिफिट which should be the accessible to the worker. That is called the gig worker. Now the next term is the time banking. देखो time banking, time sharing cooperative among women के लिए यूज किया जाता है कि 1 hour equal to the 1 time credit, है ना, like this. टाइम बैंकिंग एक तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, कॉस्ट होती है, अनपेड एक्टिविटी जो टाइम को सेक्रीफाइस करके मिलती है। जैसे कि हर घंटा जो है, जो सर्विस एक्सचेंज करी आपने, सर्विस प्रोवाइडर रिसीव 1 और टाइम क्रेडिट मिलता है ना, बेनिफिशियरी पेज 1 और टाइम क्रेडिट उसको मिल जाता है। तो मतलब जितना आपने टाइम खर्च किया उसके अकॉर्डिंग मिलना। तो टाइम बैंक्स आर बेसिकली टाइम शेयरिंग कोऑपरेटिव्स अमंग वुमेन, जहां पर 1 घंटा इज इक्वल टू 1 टाइम क्रेडिट। ठीक है,
अटल न्यू इंडिया चैलेंज है। अटल इंडिया मिशन आपने सुना होगा, इनोवेशन मिशन के बारे में, जिसमें वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस पर देखा गया, प्रोग्राम चलाए गए, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसमें ये देखा जा रहा है कि भाई नर्चर की जाए टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन ताकि सेक्टोरल चैलेंजेस को दूर करा जाए, एड्रेस किया जाए कमर्शलाइजेशन वैल्यू ऑफ डेथ बाय सपोर्टिंग इनोवेटर्स, है ना, टेस्टिंग पायलटिंग वगैरह करना, तो उससे रिलेटेड है। तो इसमें ना हर तरह के जो भी एड्रेस वुमेन के और स्फेयर्स ऑफ लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड गाइस ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद सेतु है, तो सेतु का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मिंग एंड अपस्केलिंग, ठीक है। इसमें एक मार्ग है, मार्ग का मतलब क्या है, मेंटरिंग करना, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम। फिर मार्ग में यहाँ पर भी आ गया, गोल में है गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स प्रोग्राम, ट्राइबल अफेयर्स के लिए चलाया जाता है ये। GUP है, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। दिस इज अबाउट गाइस दिस पार्ट। एग्रीकल्चर वाला पार्ट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।